ओके पिछले इसमें मैंने क्या किया था, कल ही मतलब फॉर्मूला डिराइव हुआ था ना पूरा का पूरा। मैं क्विक रिवीजन देता हूँ मैंने क्या किया था। जितने भी 3 लोग जो नए हैं, आपको सिर्फ 2 डायग्राम बना के रखने हैं अभी, ठीक है, जो आज अपने को लगने वाला है आज का चीज़ समझने के लिए, ठीक है। और बाकी सब लोग के लिए तो रिवीजन हो जाएगा। ये देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी लेंथ ए, इसकी लेंथ बी, तो इसकी लेंथ कैसे होती है, क्या निकालते हैं अपन, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अपने को पूरा 2 साल फिजिक्स में लगने वाला है, ठीक है। और सेकंड, अगेन ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। सपोज आपको ऐसा कहीं दिखे कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखे, तो पहले तो ऐसा कुछ जुगाड़ करने का जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बने, उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन करो कि राइट एंगल ट्रायंगल बने, क्योंकि उसके अंदर ही पाइथागोरस भी लगता है। और एक चीज बताने वाला हूं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का क्या था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। इसको एल बोल दिया मैंने, इसको थीटा बोल दिया, तो ये क्या हो गया, अपोजिट, हाँ, एल साइन थीटा। ये हो जाता है एल साइन थीटा, और ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। समझ में आया। तो ये एल हो गया, थीटा हो गया, एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा, ऐसे 2 चीजें। अब ये एल से एल कॉस थीटा क्यों, किसने बोला, कुछ तो याद नहीं रखना क्यों था, वैसे अपोजिट यानी एडजेसेंट ना। क्यों ऐसे एल साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है, एक्चुअली आप देखोगे तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूस विच इज एल, राइट ना। एल को इधर लेके जाएंगे तो अपोजिट क्या बन जाएगा, एल साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। तो अब ये करना नहीं है, ये सब नहीं करना है, अपने को डायरेक्टली याद रखना है, एल थीटा, एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा, ठीक है। सिर्फ नए लोग और पुराने लोग सब सेकंड ये हो जाएगा। मतलब एक एग्जांपल, इसमें 12 लेंथ है, ये एंगल 60 है। अब ये लेंथ और ये लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये चीज क्या हो जाएगी, 12 क्या, 12 साइन 60, तो ये हो जाएगा 12 साइन 60, और ये कितना हो जाएगा, 12 कॉस 60। 12 साइन 60 कितना होता है, हाँ, 12 इंटू √3/2, और ये 12 इंटू हाफ। और देखो 12 इंटू हाफ कितना होता है, 6, और ये कितना होता है, 6√3। बस ये आपको दिमाग में, आज अपने को लेक्चर में ये काम में आने वाला है, ठीक है। तो जो नए लोग हैं सिर्फ ये 2 डायग्राम बना के रखो, 2 डायग्राम बनाओ, ये वाला ये वाला, ये सब बचपन वाली चीजें, ये बचपन 9th 10th में ही पढ़ा था हम लोग ने, ठीक है। तो इसको लिखो, सिर्फ क्विकली लिखो, क्योंकि ये सब आपके लिए क्विक रिवीजन है। ओके, लिख के हो गया। अभी ये 2 चीजें, मतलब अभी याद क्या रखना है, देखो 3 लोग, अब याद क्या रखना है, एल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, और ये एल कॉस थीटा, एकदम दिमाग में रखा है, ठीक है। अब इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर, ठीक है। अब कल मैंने कुछ थ्योरी लिखवा के नहीं दी थी, राइट ना। तो अभी क्विकली मैं थ्योरी लिखवा के देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज कोई ना कोई नए लोग आएंगे, तो एटलीस्ट उनको क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज जो हम लोग यहाँ पे सब लोग एक छोटा सा क्विक रिवीजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेन दिया है, ठीक है, फिजिक्स में क्या आने वाला है, फिजिक्स में किस तरीके से जाने वाला है, इस पेन को अब मैंने ऐसे पकड़ के रखा है, मुझे तो पेन मूव कर रहा है क्या, बट क्या इसके ऊपर फोर्सेस है, कौन से फोर्सेस है बताओ। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कहां पे है, नीचे, और एक्चुअली देखा पता है कितना है, हाँ, एयर का एक जो हवा फ्लो कर रही होगी तो उसका भी एक फोर्स होगा कुछ ना कुछ, वो एक फोर्स। लाइट, हमको तो लाइट भी फोर्स डालती है। लाइट में बाद में हम मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे, फोटॉन्स होते हैं उसमें, तो फोटॉन्स करके एक टर्म आएगा, जो इसके ऊपर गिरते हैं लाइट भी फोर्स डालते हैं। तो लाइट का फोर्स, हवा वाला फोर्स, इसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब, तो उसके ऊपर भी फोर्स आएगा। और जो मैंने हाथ पकड़ा हो ना ऐसे, वो एक फोर्स। इतने सारे फोर्स इसके ऊपर लगे, बट एक पेन मूव कर रहा है नहीं, तो पेन मूव नहीं कर रहा है, मतलब उसको हम लोग बाद में बोलेंगे इक्विलिब्रियम में या रेस्ट पे है। तो सारे फोर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फिर कैंसल। मतलब इन शॉर्ट फिजिक्स में जाके हम लोग ये सब चीजें करेंगे। ये पेन था, कोई बोलेगा सर इस पेन के ऊपर एक फोर्स लगा, ग्रेविटी फोर्स जो नीचे लगा, ठीक है, एक फोर्स लगा जैसे ऐसा कुछ हवे वाला फोर्स, कोई बोलेगा सर दूसरा एक ये फोर्स लगा, देखो ऐसे बहुत अलग अलग फोर्सेस लगे।
अब ये जो फोर्सेस को मैंने क्या ड्रॉ किया बताओ, एरोज ना, इन एरोज को ही हम लोग बोलेंगे वेक्टर्स। फिजिक्स में इसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर्स। तो अब इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा फोर्स लगा F1 वेक्टर, ये सिंबल था उसका, लेटर यूज करने का फोर्स 1 और एक ऊपर का एक छोटा सा एरो दैट इंडिकेट्स वेक्टर। ये था मेरा F2 फोर्स, ये था मेरा F3 फोर्स और ये क्या था F4। अब ये चार चार फोर्सेस लगे हैं और अब ये फोर्सेस लगने के बाद सपोज एक एग्जांपल बोलता हूं कि ये पेन यहां पे रहा, इसका मतलब क्या हुआ, सारे चार फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल। मतलब सबका एडिशन कितना हुआ, 0। मतलब सारे एरोज का एडिशन। पर जिंदगी में कभी एरोज का एडिशन सीखा है अपन ने, आपने सुना भी नहीं है। तो वही अपने को स्केलर वेक्टर में पढ़ना होता है। जब तक आप स्केलर वेक्टर नहीं पढ़ोगे तब तक फिजिक्स आपका होगा ही नहीं, चाहिए और नीट का। कुछ लोग स्केलर वेक्टर के बिना फिजिक्स पढ़ा देते हैं, आगे आगे का पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उसका मैथ्स नहीं आता फिजिक्स का, तो आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं। तो पहले सबसे पहली चीज हम लोग स्केलर वेक्टर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फिजिक्स का मैथ्स पढ़ना होता है। हाँ, तो अब किसी ने बोला कि ये सब फोर्सेस लगे और कोई बोला ये पेन जो है ना ऐसे जाना चालू कर दिया, ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब ये ऐसा ऐसा जाना चालू किया, इसका मतलब क्या हुआ कि इन सबका ऐड करके जो रिजल्टेंट आया, नेट फोर्स जो आया, वो किस डायरेक्शन में आया? इस डायरेक्शन में। तो मतलब एक्चुअली ऐसा बोलेंगे हम लोग, इन फोर्सेस को F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इन सब फोर्सेस को मैंने ऐड किया तो जो फोर्स बना, इसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे, रिजल्टेंट फोर्स, या आपको नाम देते हो नेट फोर्स। ठीक है। अब ये सपोज इधर जाना चालू हो गया तो नेट फोर्स कहां पे होगा फिर? तो अपने को देखना पड़ेगा ना कि नेट फोर्स कहां पे है। सपोज मैंने ऐसे किया कि नेट फोर्स ऐसे आ गया, तो ये मेरा हो गया नेट फोर्स। तो नेट फोर्स मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा कहां पे जाना चालू कर दिया, इधर। समझ में? अब ये तो मैंने जैसे एक छोटा सा बताया, फिजिक्स में सब पढ़ना है, ठीक है, फिजिक्स में सब पढ़ना है। पर पहले जो एरोज है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली तो एकदम सिंपल, ये एरोज का एकदम मतलब मैं कुछ रूल बता रहा हूँ और कुछ थ्योरी आपको लिखना है, क्योंकि पिछले बार मैंने कुछ थ्योरी लिखवा के नहीं दी। तो 10 मिनट अभी थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी लिखनी मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है, वो सब कुछ, वेक्टर एडिशन क्या होता है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक कंपोनेंट्स वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सब लोग यहाँ पे देखो, पहले अब आपको लिखना है पहले वेक्टर एंड स्केलर क्या होता है, ठीक है। तो अपने टॉपिक का नाम है स्केलर एंड वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है? स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर क्या है, स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है गाइस कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, ये नंबर मैग्नीट्यूड। और वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है इसके पास क्या होता है, हाँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। स्केलर मतलब बचपन में जितने भी नंबर्स पढ़े ना अपन ने, जितने भी नंबर्स अपन ने पढ़े, मतलब स्केलर मतलब हम लोग ने पढ़ा है 5 + 6 = 11, 7 + 7 - 5 = 2, 7 × 5 = 35। ये सब कुछ जो नंबर्स अपन ने पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे क्या हो गए, स्केलर्स। तो स्केलर्स तो बचपन में पढ़ा है। कौन सी क्वांटिटी स्केलर्स है? जिनको डायरेक्शन नहीं है वो सब कौन है, स्केलर। मतलब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। मैं पिछले बार भी शायद एग्जांपल दिया था, आई थिंक कल के लेक्चर में नहीं, उसके पहले परसों वाले लेक्चर में, जब उसके पहले वाले लेक्चर में, कि सपोज तुमको मुंबई से निकलना है और कहाँ पे जाना है, दिल्ली जाना है सपोज, तो कितने वेज में जा सकते हो? बहुत सारे वेज में। कोई बोलेगा सर मैं ऐसा जाऊँगा, कोई ऐसा जाऊँगा। तीसरा जो गधा था, हाँ, वो पाकिस्तान वेकेशन जाके आया था, ठीक है। तो आप मुंबई से दिल्ली बहुत सारे वेज में जा सकते हो। ये वे में गए, इस वे में गए तो लगा 100 किलोमीटर, इस वे में गए 200 किलोमीटर, इसमें लगा 300 किलोमीटर। तो सपोज इसमें गए तो जैसे 1000 किलोमीटर। मुझे एक बात बताओ, इनको क्या बोलते हैं हम? ये 100, 200, इनको क्या बोलते हैं हम? आपको होता है ना डिस्टेंस ट्रेवल, बराबर ना? क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस ट्रेवल अलॉन्ग पाथ 1 इज 100, अलॉन्ग पाथ 2 इज 200, डिस्टेंस है। तो सबसे पहला तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है।
डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं है और उसको डायरेक्टली अपन एस से लिखते हैं सिंबल फिजिक्स में। फिर और किसको डायरेक्शन नहीं है? टाइम डायरेक्शन है क्या उसको? नहीं है, तो टाइम को भी डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। बचपन में, अभी ये सब पढ़ेंगे बाद में, ये सब 1-1.5 महीने के बाद पढ़ेंगे, अभी के लिए तो मैं नाम लिख रहा हूँ। स्पीड डायरेक्शन नहीं है, और आपका मास डायरेक्शन नहीं है। तो जिनको डायरेक्शन नहीं है, टेम्परेचर डायरेक्शन नहीं है, करंट क्या है? डायरेक्शन है कि नहीं है? अपन बोलते हैं ना करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो अपन बोलते हैं पर उसको डायरेक्शन नहीं होता, तो करंट भी है। ये बाद में आएगा कि क्यों ऐसे होता है, ठीक है। तो सारे के सारे क्या, कौन से क्वांटिटीज है? स्केलर। बट अभी मुंबई से दिल्ली अपने को जाना है एकदम शॉर्टेस्ट वे में, तो कैसे जाओगे आप? सीधा ऐसे करके इधर चले जाएंगे, और जो ऐसे करके इधर चलेंगे सीधा, मतलब इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसको सपोज लगा 50 किलोमीटर। तो ये जो 50 किलोमीटर है ना, मतलब ये जो नंबर है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। बट अब मुंबई से मुझे दिल्ली जाना है, तो आपको जैसे एकदम सिंपल, जैसे मुंबई से दिल्ली जाना है, आप यहां से निकलो 50 किलोमीटर जाओ, क्या दिल्ली पहुंचोगे? नहीं। आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। उल्टा गए तो कुछ पुणे तरफ पहुंचेगा, इधर गए तो कुछ अलग पहुंचेगा, तो आपको डायरेक्शन चाहिए। मतलब आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, और क्या चाहिए? डायरेक्शन टू डिफाइन ये क्वांटिटी जो एरो दिखी ना आपको एक, और इसी को हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं फिजिक्स में? डिस्प्लेसमेंट। पता है ना? हाँ, तो इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, सबसे पहला क्वांटिटी कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है वो। उसको भी डिस्टेंस का ही सिंबल है, इसको भी ऐसे ही बोलते हैं, बट इसको हम लोग क्या लेंगे? एस, ऐसे एक एरो, एस वेक्टर। फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी एक क्या हो गया? वेक्टर हो गया, वी वेक्टर। फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया? वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, वो भी क्या हो गया? वेक्टर। ये ऐसे बहुत सारे एक्सेलरेशन, ए वेक्टर। मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे अपन? फोर्स। ये वेक्टर क्वांटिटीज है। और वेक्टर क्वांटिटी दिखती कैसी है? तो ऐसे, कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी एरो, जैसे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वेलोसिटी, देखो ऐसा कुछ भी, जो भी आपको एरो दिखाई देगा, जैसे मैंने इसको बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये बोला मैंने वेलोसिटी वेक्टर है, ये बोला मैंने फोर्स वेक्टर है, तो फिजिक्स में ऐसे आएगा। कोई भी एरो को क्या बोलेंगे हम? वेक्टर। और इसको हम बोलते टेल ऑफ द वेक्टर, और इसको हेड ऑफ द वेक्टर। फिर ये भी क्या हो गया? टेल और हेड, ये भी टेल और हेड, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का मैंने बोला कि जो इसका जो लेंथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो इसका किसी ने बोला सर इसका मैग्नीट्यूड जो है इसका, वो है सपोज 5 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड, इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 3 न्यूटन सपोज एग्जांपल। तो ऐसे फिजिक्स में आएगा। एक सिंबल भी यूज किया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, तो अपन क्या लिखते हैं? इसको कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, मतलब लेंथ 5 है, तो हम लोग इसको सिंबल कौन सा यूज करेंगे? मॉड। मॉड ऑफ एस वेक्टर इज इक्वल टू 5। इसमें मॉड ऑफ वी वेक्टर कितना होता है? 4। इसमें क्या होता है? मॉड ऑफ क्या? एफ वेक्टर कितना होता है? 3। ये सिंबल यूज करेंगे हम लोग। और ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, ये भी क्या है? टेल हेड, टेल हेड। सबको समझ में आया? ठीक है। तो अब एक चीज समझो, ये था पूरा का पूरा वेक्टर। अब क्वेश्चन मार्क क्या है? मतलब वेक्टर जब मैं बोलूंगा, वेक्टर का मतलब क्या होता है? कुछ दिमाग नहीं लगाने का। वेक्टर का मतलब क्या होता है? एरो। आपको कहीं भी एरो दिखाई दिया ना फिजिक्स में, तो समझ जाने का वो क्या है? वेक्टर। और कौन से वेक्टर्स है फिजिक्स में? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, और भी बहुत सारे, इंपल्स, मोमेंटम, सुना है ना? मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वर्ड सुना है ना? सारे के सारे फिजिक्स में क्या है? वेक्टर्स। बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज है, मतलब सारे के सारे एरोज है। पर क्या बचपन में आपको सिखाया गया है कि ये 2 एरो को ऐड कैसे करना? नंबर्स को ऐड करना पता है, 5 मीटर, किसी ने बोला 5 + 4 कितना होता है? 9। नंबर्स को ऐड करने आता है, बट एरोज को ऐड करने आता है क्या? नहीं आता। तो एरोज को ऐड करना जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप वेक्टर मतलब फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। तो ये क्विकली लिखना। आई थिंक
और परसों का लेक्चर जिसने अटेंड किया था उसने लिखा था, बाकी लोगों ने नहीं लिखा था। इसको लिखो 1-2 मिनट में क्विकली फटाफट लिखा। अब मेन चीज क्या है कि वेक्टर को ऐड कैसे करना है, ठीक है। अब सब लोग सुनो, वेक्टर एडिशन क्या है। जब मैं बोलता हूं वेक्टर ऐड करना है तो वेक्टर एडिशन के 2 मेथड्स है। कल नाम तो मैंने ऑलरेडी बता दिए थे। क्या था पहला नाम, क्या है? ट्रायंगल लॉ। एक ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, ठीक है। और उसके नीचे हम लोग लिखते हैं टेल हेड, टेल हेड, और टेल और हेड वेक्टर का। और दूसरा कौन सा लॉ था? और इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? कॉनकरेंट। अब ये क्या था पहले ऑलरेडी पता है आपको, ठीक है। देखो मैंने यहां पे बताया था, जैसे यहां पे आप सब लोग देखो, यहां पे सारे जो फोर्सेस है, मतलब सारे जो वेक्टर्स है, इन सारे वेक्टर्स का क्या सेम है? टेल सेम है, ओरिजिनेट सेम है ना। तो कभी भी वेक्टर्स का टेल सेम होता है सारे वेक्टर्स का, खास करके जिनको ऐड करना है। 4 लोग को ऐड करना है ना, जिनको ऐड करना है उन सबका क्या सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं? कॉनकरेंट वेक्टर्स, जो मैंने पैराग्राम लॉ के नीचे लिखा। और एक क्या था? टेल हेड, टेल हेड मतलब क्या? कभी भी आपको कोई भी वेक्टर, जैसे मैंने एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ किया, एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ किया, एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ किया। अब मुझे तो तीनों दिन वेक्टर क्या देख रहे? टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड। तो टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड। तो एक होता है टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा क्या होता है? कॉनकरेंट। ये दो ही अपन पढ़ेंगे। कभी भी आप ऐसा ये सब नहीं देखोगे। मतलब सपोज मुझे 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, एक और बी को, तो मैं कभी ऐसा ड्रॉ, ए वेक्टर बी वेक्टर, कभी ऐसा ड्रॉ नहीं करूंगा। इसमें क्या सेम दिख रहा है आपको? हेड और हेड। जिनको ऐड करना है, रिजल्टेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, किसको क्या बोल रहा हूं मैं? जिन 2 वेक्टर को क्या ऐड करना है, या सपोज 3 वेक्टर को ऐड करना है, ए बी और सी, मैं कभी ऐसे ड्रॉ नहीं करूंगा। ऐड करना है तो आइदर हम किसको ड्रॉ करेंगे? टेलेट, 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 या तीनों वेक्टर का क्या सेम करेंगे? टेल। और सबसे और एक इंपॉर्टेंट रूल, वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया, एक एरो। अब मुझे तो ये एरो मैंने घुमा के पैरेलली इधर लेके गया, क्या बताओ एरो चेंज होता है? क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि डायरेक्शन तो सेम रही और उसकी लेंथ भी क्या रही? सेम। तो घुमा के मत लेके आओ। ए वेक्टर को थोड़ा घुमाया और मजे से लेके आए, नहीं घुमाया तो डायरेक्शन क्या कर दिया आपने? चेंज कर दिया। हाँ, कोई बोल सकता है इस ए वेक्टर को मैंने ऐसा रोटेट किया, तो कितना रोटेट करने के बाद वो चेंज नहीं होगा? नहीं, 180 किया तो उल्टा हो जाएगा। कितना? 360 या 360 का मल्टीपल। तो सपोज आपने वेक्टर को घुमाया, कोई बोला मैं वेक्टर को रोटेट कर रहा हूं बट 360 डिग्री से और लेके जा रहा हूं, तो चेंज हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। बस आप ध्यान रखना, वी कैन मूव वेक्टर पैरेलली एनीवेयर इट रिमेन्स द सेम, सबसे पहला रूल। अब पंगा क्या है, ये 2 लॉ है और तीसरा लॉ आज अपने को पढ़ना है। ये 2 लॉ मैंने कल के लेक्चर में पढ़ा दिया है, जो मैं क्विकली बताऊंगा। आज अपने को जो पढ़ना है उस लॉ को हम बोलते हैं तीसरा। इसको आगे अपन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन लॉ। आज अपने को वो पढ़ना है। अब पॉलीगॉन लॉ क्या है उसके पहले ट्रायंगल लॉ क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अब सब लोग सुनो पहले। अब किसी ने यहां पे दिया है, मतलब ऐसे मैं इधर 1-2 वेक्टर्स को ड्रॉ कर रहा हूं, एक ए वेक्टर को ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऑलरेडी पढ़ा है, सिर्फ अभी थ्योरी अपने को लिखनी है बस। और एक बी वेक्टर को लिखा है, तो यहाँ पे 2 वेक्टर्स दिए हैं ऐसे मैंने। इस वेक्टर की लेंथ दी है सपोज 5 और इस वेक्टर की लेंथ दी है जैसे 6, और बोले भाई इन 2 वेक्टर्स को ऐड करके दिखाओ। 2 एरोस को क्या करना है? ऐड। तो मुझे तो ऐड करने में कैसे लिखूंगा मैं? कोई बोलेगा सर पहले मैं a प्लस बी, पहले a एंड b को ऐड करूंगा, या फिर कभी कभी क्या लिख सकता हूं मैं? b प्लस a। अब ध्यान में रखना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5, इसका मैग्नीट्यूड 6। कैसे लिखते हैं उसको? मॉड से 2, ठीक है। तो 5 प्लस 6, इसका आंसर क्या? 5 प्लस 6 होगा। 6 प्लस 5 11 नहीं होगा, वो तो बचपन वाला था, वो तो स्केलर करते थे। अब वेक्टर्स है, 2 एरोस को ऐड करना है, पता है कैसे करना है? a प्लस बी, b प्लस है, इससे मुझे क्या मिलने वाला है? हाँ, एक वेक्टर मिलेगा, उसको मैंने वेक्टर का नाम लिया सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, कुछ भी लिख सकते हो, बट अपन रिजल्ट बोलते हैं ना, 2 को ऐड करके रिजल्ट आए तो उसको हम लोग क्या बोले? कौन सा वेक्टर बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर का आर लेंगे हम, तो आर वेक्टर। अब पंगा क्या है, मुझे आर वेक्टर को ड्रॉ करना है, वो भी तो वेक्टर है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन क्या है? फाइंड क्या? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड
कितना होगा और डायरेक्शन कौन सी होगी, बराबर ना। कैसे करेंगे, कौन सा लॉ दिख रहा है आपको, ट्रायंगल लॉ। और ट्रायंगल लॉ के नीचे क्या लिख रहा है, टेल हेड टेल हेड। तो जिन लोगों को ऐड करना है ना उनको टेल हेड करने का। तो इधर नहीं ड्रॉ करता मैं, इधर नया ड्रॉ करता हूं मैं। पहले ए वेक्टर को घुमा के लेके आया, कैसे घुमा के लेके आऊंगा मैं, पैरेलली, क्योंकि वेक्टर चेंज नहीं हो। फिर बी को लेके आऊंगा और कैसे रखूंगा, टेल हेड। तो बी को कहां पे रखूंगा बताओ, ऐसे रखा तो चलेगा नहीं, ऐसे रखा तो चलेगा नहीं, वो तो टेल और टेल सेम हो गया ना। तो कैसे, इधर। तो मैं आगे रखता हूं, ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। इसकी लेंथ कितनी है 5, इसकी लेंथ कितनी है 6। अब मैं क्या करूंगा, पहले का टेल और दूसरे का हेड, इसको जब मैं कनेक्ट करता हूं, बट एरो टेल के हेड की तरफ, इसी को हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं, तो पहले का टेल और दूसरे का हेड, इसको कनेक्ट करूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे। अब ध्यान में रखना, मैंने जो लिखा है टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई बोलेगा सर रिजल्टेंट एंड बी का हेड साथ साथ में, तो गलत है ना। नहीं, हमने किसको बोला, जिनको ऐड करना है। रिजल्टेंट तो क्या है, उसका आउटपुट है ना। जिनको ऐड करना है वो कैसे होने चाहिए, टेल हेड टेल। इसमें किसको ऐड करना है अपने को, ए और बी को। अब ये जो हो गया उसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ। बट ये इसमें पहले ए है बाद में बी है। कोई बोलेगा सर पहले बी लो बाद में, चलो तो पहले बी लेते हैं। तो बी को इधर लेके आएंगे, ऐसे बी को उठा के लेके आए, फिर उसके बाद ए को उठा के लेके आए। अब मुझे बताओ इसमें पहले क्या है, बी, बाद में ए, क्या हो गया, टेल हेड। फिर पहले का टेल और लास्ट वाले के हेड को कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, तो दोनों रिजल्टेंट सेम ही आया है। अब कोई बोलेगा थोड़ा सा सर इन दोनों ट्रायंगल को ज्वाइन कर दिया तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। तो मतलब ट्रायंगल लॉ मेरा क्या है, बेस। ट्रायंगल लॉ से क्या बनता है, हाँ, बट अभी पैरेललोग्राम लॉ ऐसा नहीं बनाएंगे हम, दो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। पैरेललोग्राम बनाने का तरीका होता है, देखो इसमें मैंने टेल हेड लिखा है, इसको मैंने क्या लिखा है, मैं क्या करूंगा, दोनों वेक्टर्स को कॉन्करेंट ड्रॉ करूंगा। कॉन्करेंट मतलब क्या सेम, टेल सेम। तो मैं भाई ए को लेके आऊंगा ऐसे उठा के, फिर किसको लेके आऊंगा उठा के, बी को लेके आऊंगा उठा के। अब बताओ दोनों का क्या सेम हुआ, अरे समझ में आया। अब दोनों का टेल सेम हुआ तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से वेक्टर्स बोलते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स। अब किसी ने बोला मुझे रिजल्टेंट ड्रॉ करके दिखाओ, ये डायग्राम मैंने बना दिया और बोला अभी रिजल्टेंट ड्रॉ करके दिखाओ, कैसे ड्रॉ करोगे। हाँ, अब ध्यान में रखना, कभी भी रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है ना, हमेशा अपने को किसकी जरूरत पड़ने वाली, टेल हेड। मतलब भाई अपने को बी को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट, इसकी तरह ना। या फिर कोई बोलेगा सर ए को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट। मतलब अपने को क्या बनाना पड़ेगा, इन शॉर्ट पैरेललोग्राम। ए को बी को शिफ्ट किया, ए को शिफ्ट किया तो क्या बन गया। तो इसीलिए उसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। दोनों सेम ही है, बट अपन क्या दो बार क्यों करेंगे, अपन सिर्फ बी को शिफ्ट करते हैं। कोई बोले चलो बी को शिफ्ट कर लेते हैं। अब मैं जब बी को शिफ्ट करूंगा ऐसे, देखो यहाँ पे बी को ऐसे शिफ्ट किया तो ये ए था, टेल हेड, फिर पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड को कनेक्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। और कोई बोलेगा सर ए प्लस बी, इसने क्या गुना किया, तो ए को भी शिफ्ट करेंगे। तो मैं ए को शिफ्ट करूंगा, तो ये क्या बन गया, ये बी प्लस है और ये ए प्लस बी, और डायगोनल हो गया ना रिजल्टेंट। तो इसको कौन सा लॉ बोलते हैं अपन, पैरेललोग्राम लॉ। अब मैंने पिछले लेक्चर में मैंने 2-3 डायग्राम्स ऑलरेडी बना दिए थे। मतलब सिर्फ आपको ये लिखना है, मैं जस्ट क्विक रिवीजन करने के लिए मैंने क्या क्या कल डायग्राम बना के दिए थे मैं आपको बताऊं। इधर सब लोग देखो, ठीक है। नहीं, ये भी आपको लिखना है बट अलग तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, कोई बोलेगा सर काम किससे हो रहा है अपना, ट्रायंगल से काम तो हो रहा है, रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, ट्रायंगल से हो रहा है। पैरेललोग्राम की जरूरत क्यों है, जिसने वीडियो देखा होगा उसको थोड़ा तो पता होगा, याद होगा क्यों है पैरेललोग्राम की जरूरत क्यों होती है, कॉन्करेंट की जरूरत क्या होती है। सबसे पहला तो फिजिक्स में जो डायग्राम बन के आएगी वो कौन आएगी, कॉन्करेंट। फिजिक्स में क्या बन के आएगी, जैसे बॉटल खड़ा है तो बॉटल के ऊपर कितने फोर्सेस है, बॉटल की वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, किसी ने और ये वेलोसिटी दी तो बोले कि भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, तो क्या लगेगा, सबको अपने को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, कॉन्करेंट।
और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे लोग, नीट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आया तो बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी थी। ठीक है, गलती देखो क्या की थी, आप भी शायद से वो गलती करोगे। यहाँ पे मैं 2 डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, 3 डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें अलग अलग वेक्टर है, जैसे ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसके अंदर का एंगल 30 डिग्री, इसके अंदर का एंगल है 30 डिग्री, इसके अंदर का एंगल है 120 डिग्री, और इसके अंदर का एंगल है 120 डिग्री। और किसी ने क्वेश्चन में बोला सर द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, इसके अंदर द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्वेश्चन पूछा है, मतलब क्वेश्चन मेरे को क्या पूछा है, फाइंड व्हाट, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये पूछा है। तो पहले में आंसर क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी है। अब कोई बोलेगा सीधा कितना दिख रहा है 30, तो आंसर क्या लिखेंगे 30, और वो आंसर क्या हो जाएगा गलत। यहां पे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कितना है 30, और ये 30 सही हो गया। क्या फर्क था इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये क्या है टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन, और ये कौन सा है कॉनकरेंट। तो ध्यान में रखना, एंगल फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स क्या होने चाहिए कॉनकरेंट। तो अब मुझे बताओ यहां पे वेक्टर तो कॉनकरेंट है नहीं, तो कॉनकरेंट बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे, बी को क्या करेंगे शिफ्ट, तो बी को मैं शिफ्ट करूंगा और ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। अब ये जो आ गया ए और बी दोनों वेक्टर क्या हो गए कॉनकरेंट। अब ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना होता है वैसे पता है ना, दोनों का एंगल का सम कितना है 180, तो इसमें क्या करते हैं 180 माइनस 30 कितना होता है 150, तो इसका जो एक्चुअल आंसर कितना है, की वैल्यू कितनी है 150 डिग्री, और ये सही आंसर है। तो इसमें कितना एंगल होगा फिर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कितना होगा 120, जो दिख रहा है ना थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री। इसमें कितना है 60, क्यों 60, क्योंकि टेल हेड है, तो बी को क्या करना पड़ेगा शिफ्ट। तो भाई मैं बी को शिफ्ट करूंगा ऐसे करके, और फिर यहां पे जो ये एंगल होगा ये 180 माइनस 120 कितना हुआ यहाँ पे 60 डिग्री। सबको समझ में आया। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें आप क्या लिखोगे फिर, टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, वेक्टर शुड बी क्या कॉनकरेंट, और इसीलिए ये पढ़ा जाता है, अदरवाइज ये पढ़ने का कोई मतलब था ही नहीं। तो मतलब ध्यान में रखना, फिजिक्स में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिजिक्स में ऐसे बोला चलो मुझे 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, सब लोग सुनो, मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट तो बाद में आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे तो उसमें सब स्टेटमेंट्स भी लिखे होंगे। मैं ऐसा बोला वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज 45 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 3√2। डायग्राम बना कर फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहले क्या बोला, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना बोला 45 डिग्री। तो मुझे तो पहले डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, ए वेक्टर, दूसरा कौन सा वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के अंदर का एंगल क्या 45। तो आपने ड्रॉ कौन सा किया डायग्राम, कौन सा डायग्राम कॉनकरेंट ड्रॉ किया। तो पहले कॉनकरेंट ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का टेल सेम करना पड़ेगा। अब मुझे क्या चाहिए रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर्स। हाँ, और ए का मैग्नीट्यूड बोला, ए का मैग्नीट्यूड मैंने बोला लेट्स से 2 और इसका मैग्नीट्यूड 3√2 ये दिया था। सपोज मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज कितना 3√2, ये ऐसा दिया हुआ है। अब बोला है रिजल्टेंट ड्रॉ करो। अब क्या करोगे रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए, अब ध्यान में रखना रिजल्टेंट ड्रॉ करने का तरीका क्या है, टेल हेड ट्रायंगल लॉ लगेगा ही लगेगा। 2 ट्रायंगल लॉ लगेंगे तो क्या बनेगा पैराग्राम लॉ, बट इसको हम कॉनकरेंट बोलते हैं, मतलब जो भी है इसको पैराग्राम लॉ ही बोलते हैं। तो बी वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, तो मैंने बी को पहले क्या किया शिफ्ट, फिर ये क्या दिख गया अब टेल हेड, फिर क्या करेंगे पहले का टेल लास्ट वाले का, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो मतलब अपना बेस कौन है ट्रायंगल, ठीक है। बस ये मुझे इतना अभी आज पढ़ाना था, ये थ्योरी बची थी अपनी। मैंने बोला थ्योरी लिखवा के दूंगा तो एटलीस्ट नए लोग को आज
हम लोग आज एक्चुअली सीधा ये दो लॉ नहीं पढ़ने वाले। कौन सा लॉ पढ़ने वाले? पॉलीगॉन लॉ, कंपोनेंट्स वाला। तो तुम लोग को, तुम लोग जितने भी लोग हैं, 2 लेक्चर्स मेरे देख के आने और पूरे के पूरे क्या बनाना है? वीडियो नोट्स बनाओ और फिर मुझे पूछो अलग से, ठीक है? अलग से पूछो, मैं अलग से बैठूंगा आपके साथ और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो गाइस सब लोग ये फटाफट लिख दो, ये लिख दो। जिन्होंने सपोज लिखा होगा ये तो मत लिखो, बाकी फटाफट लिख दो। अभी क्विकली क्या करना है ना, मैं 3 डायग्राम लोग से डायग्राम निकालनी है, रिजल्टेंट ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है? और फिर अपन पॉलीगॉन लॉ पे जाएंगे। चलो यहाँ पे देखो, ये लिखा आपने सबने? भाई समझ में तुमको अब 3 डायग्राम में बना रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, उसका एंगल क्या है वो लिखना है। हाँ, और ओके ये नहीं लिखा आपने ना, एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो और वो लिख दो, टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स द वेक्टर शुड बी कॉनकरेंट। देखो मतलब स्टेटमेंट लिखो, टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ओके? ठीक है, डायग्राम बताओ। पहले मुझे तो पहला वाला डायग्राम क्या, रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। इसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं हम दोनों को? कॉनकरेंट। रिजल्ट ड्रॉ करना तो बी को क्या करेंगे? शिफ्ट। तो बी को शिफ्ट करेंगे और रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे। सबको समझ में? पहले का टेल, लास्ट वाले का हेड। कौन सा लॉ बोलते हैं इसको? ट्रायंगल लॉ। बट ये पूरा लॉ कौन सा है? पैराग्राम लॉ। क्योंकि पैराग्राम लॉ मतलब कॉनकरेंट ड्रॉ करना पड़ता है। क्यों कॉनकरेंट ड्रॉ करना पड़ता है? क्योंकि फिजिक्स में वही काम में आता है और एंगल दिखाने के लिए भी क्या लगता है? कॉनकरेंट। ये दोनों रीजन समझ में आए? इधर बी को क्या करेंगे? शिफ्ट। तो बी को शिफ्ट करेंगे, ये 2 है 4 है, रिजल्टेंट को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसमें क्या करेंगे? बी को शिफ्ट, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, बी को शिफ्ट करेंगे और फिर रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे। ये सबको डायग्राम समझ में हो गया? तो अभी पिछले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में जिस समरी दे रहा हूं मैं, आज जो सिखाऊंगा नहीं वो आपको वीडियो से देख के आना है। पिछले में लेक्चर देखा था, मैंने बताया था कि इसकी लेंथ 2, इसकी लेंथ 4 है और ये एंगल 90 है। तो ये कैसे निकालते हैं हम? यूजिंग कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। तो इसका डायरेक्टली आंसर आ गया कि अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो भाई रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए क्या लगा अपने को? एक्चुअली रूट ऑफ क्या है? 16 प्लस 4 कितना? 20। तो रूट 20 आया। मतलब रिजल्टेंट ड्रॉ निकालने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? पाइथागोरस। अभी आपको इधर समझ में आएगा। और किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की भी। याद है ना, मैं 2 ट्रायंगल बना के दिए थे अरे एकदम स्टार्टिंग में। क्या? पाइथागोरस और दूसरा क्या था? L sin थीटा, L cos थीटा। इसमें क्या लगता था? ये लेंथ 2 है, लेंथ 4 है, तो ये तो 90 नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ता है? 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाना, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें? कभी हमें रिजल्टेंट है ना, इधर से ऐसा राइट ऐसा एंगल बनाना होता है, ये ऐसे इसको एक्सटेंड करना होता है। ये पिछले बार किया था, ये आप तीनों को अभी नहीं, घर पे जाके करना है वीडियो देख के। अभी सिर्फ देखो कैसे करना था। तो ये क्या था? ये 4 है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना होता है? 60। तो अब ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें हाइपोटेन्यूज एंगल है, तो ये क्या था? 4 क्या? sin 60, 4 cos 60, बराबर ना? तो 4 sin 60, यहां पे 4 cos 60। फिर अब देखोगे 4 cos 60 कितना होता है? 4 इंटू हाफ करके कितना होता है? 2। ये कितना होता है? 2√3। अभी सिर्फ यार मैं जस्ट बता रहा हूं। अब ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो अभी आप देखोगे बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो 2 + 2 कितना हुआ? 4। और ये कितना हुआ? 2√3। तो 2√3 एंड 4। फिर इससे अपन क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब एक्यूट एंगल होता है दोनों के अंदर, तो सॉल्व करने के लिए जरूरत किसकी पड़ी? ट्रिग्नोमेट्री की और पाइथागोरस की, जो मैंने एकदम पहले 2 ट्रायंगल बना के दिए थे। पिछला लेक्चर पूरा का पूरा इसी के ऊपर था। इसमें भी देखोगे ना, तो क्या करना पड़ेगा? ये 3 है 4 है, तो रिजल्टेंट इधर से आर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, इधर से भी क्या करने का? परपेंडिकुलर ड्रॉप। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? देखो ना, ऐसे ये एक ट्रायंगल बना और एक ट्रायंगल बना, दोनों क्या बने? 90। एक में ट्रिग्नोमेट्री और दूसरे में पाइथागोरस लगा के आंसर आ जाएगा। इन शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस लगता है तू कोई भी क्वेश्चन को क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए।
फिर पिछले लेक्चर में हमने और भी क्या देखा था बताओ, फॉर्मूला। ये तो अपन ने सब ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस, फिर हमने इसका फॉर्मूला बनाया था। कैसे बनाया था फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या था याद है? रिजल्ट का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तुम तीनों को बाद में देख के आना है। फॉर्मूला भी कैसे बनाया था, उसका डेरिवेशन भी एकदम सिंपल था। जैसे देखो ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ क्या थी? ए, इसकी लेंथ बी, और एंगल क्या था? थीटा। तो रिजल्टेंट की लेंथ कैसे निकालेंगे? हाँ, बी को क्या करेंगे? शिफ्ट। तो बी को पहले शिफ्ट करेंगे, उसके बाद क्या? रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अब मुझे बताओ, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, तो इसकी लेंथ कितनी है? निकालने का तरीका क्या था? क्या ड्रॉ करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर, यहां से अभी तो किया ना, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये बी है, तो ये क्या हो गया? बी क्या? साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा। तो आप इधर लिखते हैं ना बी साइन थीटा, यहाँ पे क्या? बी कॉस थीटा। फिर यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी हुई? ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो पाइथागोरस यूज करोगे ना, और उससे मुझे इस रिजल्टेंट की लेंथ निकलेगी। उसको सिंप्लीफाई करके क्या आती थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला आता था। मैंने एक चीज बोली थी, जो लोग बोर्ड्स में होंगे या सीईटी में होंगे, या सीईटी मतलब जो लोग जेई बिल्कुल नहीं कर रहे प्रिपेयर, सिर्फ सीईटी का प्रिपरेशन है, नीचे बोर्ड्स का प्रिपरेशन है, वो लोग सीधा ये फॉर्मूला याद रखते हैं। बट जो लोग नीट, क्योंकि नीट अभी अपर लेवल पे है, और जो लोग जेई, तो आपको फॉर्मूला कैसे बना ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने कल क्या किया था, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला क्या करवाया था? पहले मैंने आपको क्या बोला? आप खुद डिराइव करो, दिमाग लगाओ। मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया, बोला किया, फिर आपने कुछ किया, कुछ लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव किया। तो फॉर्मूला खुद ने डिराइव किया ना। देखो, दो टाइप के टीचर्स होते हैं। अब तक 10th में क्या हुआ है? टीचर आता है, क्या करता है? इधर उधर हमारे बुक लेके आता है, 10 डेफिनेशन लिखवा के रहता है, अब तुम मस्त लिखते जाते हो, और वो डेफिनेशन मस्त एकदम रटते हो, तुमको लगता है मस्त हो गया साइंस, ठीक है। और डेरिवेशन भी कौन लिखता है? टीचर। तुम उसको सिर्फ कॉपी करके लिख देते हो। तो दिमाग किसका बना? टीचर का, तुम्हारा थोड़ी बना। वही आदमी जेईई और नीट क्वालिफाई करते हैं जो अपने दिमाग के ऊपर काम करते हैं। मैंने पिछले बार भी बोला था। तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस खुद से करने हैं, इसलिए मैंने डेरिवेशन भी कल खुद से करवाया। और कभी भी ध्यान में रखना, आप जो लोग इसमें आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिसका आईआईटी एम है, कोई बोलेगा मुझे आईआईटी एम है, और मेडिकल में जिसका एमबीबीएस करना ही करना है, और वो भी एम्स वगैरह से, पता ना एम्स सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है, उससे करना है आपको। ये फॉर्मूला आप जब लिखते हो ना, याद रखा है ना आपने? क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपका दिमाग इतना फास्ट चलना चाहिए, मतलब अभी आज फर्स्ट डे पे नहीं होगा, वो 2 साल है उसके लिए, इतना फास्ट चलना चाहिए कि लिखते लिखते आप एक्चुअली डिराइव करके लिख रहे हो। मतलब कैसे? आपका दिमाग कैसे चलेगा? अंडर रूट ऑफ आप लिख रहे हो, तो आप दिमाग में लिख रहे हो ए प्लस बी, टोटल लेंथ कितनी थी? ए प्लस बी कॉस थीटा का क्या था? स्क्वायर। तो आपने डायरेक्टली दिमाग में ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, उसका बी स्क्वायर। तो ये लिखते हो, आपके दिमाग में पीछे उसका क्या चल रहा है? आप लिख रहे हो इतना ही फास्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके फॉर्मूला लिख रहे हो, बट आपके दिमाग में ये कर लिखते लिखते क्या चल रहा है? डेरिवेशन। जिस दिन आपका ये लेवल आ गया, आपके एग्जाम क्रैक हो गए। इसलिए कोई भी चीज को रटने का नहीं। देखो, मेरे पूरे लेक्चर में जितने भी लेक्चर्स मेरे होंगे, बाद में श्रेयस सर के, विशाल सर के या शशांक सर के लेक्चर होंगे ना, कभी भी आप ध्यान में रखना, कभी भी ना हम वो बड़े बड़े थ्योरी लिखवा के आपको, जब भी ध्यान में रखना, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी लिखवा के देना मैंने चालू किया, मतलब समझ जाने का वो बोर्ड्स का क्लास है। जेईई नीट में कोई थ्योरी होती नहीं। क्या होता है? सिर्फ दिमाग है, न्यूमेरिकल्स। क्योंकि एबीसीडी ऑप्शन टिक करना है ना तुमको भाई, तो तुमको सिर्फ क्या सॉल्व करना है? न्यूमेरिकल सॉल्व करके आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये मैंने किया था। तुम 3 लोग भाई ये डेरिवेशन वगैरह सब कुछ पहले 2 वीडियोस में अच्छे से नोट्स बना के लेके आओ, ठीक है। आज अपने को क्या पढ़ना है? नाउ इफ वी आर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स, द लॉ इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ। तो आज अपने को पढ़ना है भाई पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। अब पॉलीगॉन लॉ क्या है? ठीक है, किसने बोला कि सिर्फ 2 ही फोर्सेस थोड़ी आएंगे इस पेन के ऊपर? 2 ही फोर्सेस थोड़ी लगेंगे। कोई बोला सर 5 फोर्सेस लगे। अब मुझे तो इन 5 फोर्सेस को ऐड करके
दिखाना है, मतलब चार, चलो पांच नहीं, चार वेक्टर्स। जैसे मैंने बोला एक वेक्टर है ए, हाँ फिजिक्स में ए बी सी डी की जगह क्या आने वाला है, वेलोसिटी v1 v2 v3, कभी कभी एक्सेलरेशन a1 a2 a3 सब ऐसा आएगा, और जो फिजिक्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ अपन ए बी सी डी ही बोलते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है। अभी मुझे बताओ कितने वेक्टर्स को ऐड करना है, 4। अब तक कितने वेक्टर्स को ऐड किया मैंने, 2। सो व्हेन वी आर एडिंग 2 वेक्टर्स द लॉ इज कॉल्ड ट्रायंगल और पैराग्राम लॉ। बट 2 से ज्यादा 3 या 4 या 5 या 6 ऐसे वेक्टर्स को ऐड करना तो लॉ क्या बोलेंगे अपन, मेथड सेम है। आपको पता है इस लॉ को, मतलब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, मतलब मुझे अभी क्या निकालना है, हमें रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस क्या c प्लस डी। अब कोई बोलेगा सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्यों, b प्लस ए प्लस सी प्लस डी भी लिख सकते हैं, या c प्लस ए प्लस बी, वो कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख दिया। अब मुझे रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है। अब रिजल्टेंट का ड्रॉ करने का सिंपल तरीका एक ही होता है, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। मतलब क्या करेंगे, ए को शिफ्ट करेंगे पहले, फिर किसको शिफ्ट करेंगे, बी को, क्या पैरेलल, कहां पे रखेंगे, टेल हेड। फिर किसको शिफ्ट करेंगे, कहां पे रखेंगे, इधर ऐसे। फिर किसको शिफ्ट करेंगे, डी को, कहां पे रखेंगे। अरे भाई समझ में आया कि नहीं। तो क्या हुआ यहां पे, टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो ध्यान में रखना कभी भी टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन ही आपको रिजल्टेंट को ड्रॉ करवाएगा, ठीक है। कैसे रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, कहां पे होगा, पहले का टेल लास्ट वाले का हेड, ये हो गया मेरा कौन सा वेक्टर। हाँ बस मुझे इधर ड्रॉ करना है, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा इधर से दिखेगा, ऐसा कुछ। अब ये जो डायग्राम ड्रॉ हो गई, ये कौन सी होगी, कॉनकरेंट, और ये क्या होगी, टेल हेड टेल हेड। अभी हम लोग ट्रायंगल एंड पैराग्राम नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन या फिर कॉनकरेंट कॉन्फ़िगरेशन। टेल हेड हमेशा लगेगा रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए। समझ में आया। अब कोई बोलेगा सर मैंने पहले बी को किया, फिर सी को किया, फिर ए को किया, डी को किया और ड्रॉ किया, तो भी आंसर क्या आएगा, रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐसे ही दिखेगा, इसी डायरेक्शन में दिखेगा। करके देखो चाहिए तो सेम ही दिखेगा। अरे समझ में आया। बट अभी कोई किसी ने सब एंगल्स दिए, अब पंगा देखो क्या है। मैंने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रियन पाइथागोरस ना। अब कोई किसी ने बोला सर ये एंगल 30 डिग्री है, सर ये एंगल यहाँ से 40 डिग्री है, ये एंगल यहाँ से 20 डिग्री है। अब बोलेगा सर रिजल्टेंट निकालो, तो तुम ये 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल यहाँ पे 30 था, फिर यहाँ से ये एंगल कुछ क्या था, बी और सी से एंगल कितना था, 40 डिग्री था, हाँ, और ये कुछ एंगल कुछ 20 डिग्री था ये। अब बोला है भाई ये रिजल्टेंट निकालो। अब तुम ट्रिग्नोमेट्रियन पाइथागोरस इसको करने गए ना, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब मतलब पूरे वो 10-15 मिनट, एक तो पहली 1 घंटे का फिजिक्स होता है नीट में, 1 घंटे का फिजिक्स कहाँ पे होता है, जेईई मेन में। 1 घंटे में 15 मिनट एक ही क्वेश्चन पे गए, तो कुछ फायदा है क्या। मतलब कोई किसी को करने गया तो कोई बोलेगा हाँ यहाँ से ऐसा मैं ट्रिग्नोमेट्री ऐसे बनाऊंगा, फिर यहाँ से ऐसा ट्रायंगल, फिर यहाँ से, तो 3 ट्रिग्नोमेट्री, फिर पाइथागोरस है इसके पास कितना टाइम। मैंने क्या बोला, स्केलर वेक्टर कहाँ पे यूज होने वाला है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। मतलब जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, उसे बड़े बड़े फोर्सेस के डायग्राम आए, अब मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहला तो पता है, वो जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना, तो पहले तो उसका डायग्राम बनाने कोई, सपोज मुझे वो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व करना है, 2 मिनट में एक क्वेश्चन फिजिक्स का सॉल्व करना है, तो मुझे 1 मिनट तो क्या लगेगा, वो क्वेश्चन तो पढ़ के, सब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। अभी जब मॉडल आएगा आपको समझ में, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, वो पढ़ने में ही पहले कितना टाइम जाएगा, 30 सेकंड तो पढ़ने में गया, फिर 30 सेकंड समझने में, फिर उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, और फिर ये करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए ना आपको हार्डली मिलता है 1 मिनट, तो 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कर पाओगे। इतना ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस आपका नहीं है ना। तो अपने को क्या ढूंढना है, बहुत ही एकदम सिंपल मेथड, और उस सिंपल मेथड को हम बोलते हैं कंपोनेंट मेथड। क्या बोलते हैं, हाँ। सो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। और वो मेथड कैसे, पॉलीगॉन, मतलब बड़े बड़े जितने भी वेक्टर्स को
ऐड करने दे दिया, कंपोनेंट मेथड से ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले पॉलीगॉन लॉ लिखो, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले कौन सी मेथड, कंपोनेंट मेथड। तो पहले ये लिखो पॉलीगॉन लॉ, हो गया। अब क्या लिख के अभी अब कोई भी अपना मतलब ये क्वेश्चंस मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका समझने के लिए 3 रूल्स काम के हैं अपने, 3 रूल्स। इन रूल में भी अपने को नॉर्मल चीज लगने वाले 3 रूल्स बहुत काम के। सबसे पहला रूल, अब देखो एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका लेंथ 2 है, और एक बी वेक्टर है जिसका लेंथ 3 है। कैसे ड्रॉ किया मैंने इन दोनों को, क्या किया, पैरेलल ना। अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अब दोनों वेक्टर को ऐड करना है, कॉन्करेंट है ना, तो कैसे ऐड करेंगे, कितना आएगा आंसर। अरे बचपन में पढ़ा होगा, एक ने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे ने भी 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स कितना लगा, 5। अरे बचपन में ऐड करते थे ना, तो सिंपली ऐड करते तो इसका आंसर क्या आने वाला रिजल्टेंट का 5। कोई बोलेगा सर कैसे, तो प्रूफ देता हूं मैं। प्रूफ क्या था, ए वेक्टर ऐसे ही रखो, टेल हेड बी वेक्टर को कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, अरे टेल हेड सी होता है ना, रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, टेल हेड, तो बी वेक्टर क्या होगा, ये कितना है यहाँ पे 3, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा यहाँ पे, पहले का टेल क्या हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। क्या इसमें ट्रायंगल बना क्या एक्चुअली, तभी उसको ट्रायंगल लॉ बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं ना ट्रायंगल विद 0 एरिया। तो रिजल्टेंट कितना हुआ 5, लेकिन लगा कैसे, टेल हेड और किसी वजह से, तो रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर 2 + 3, रिजल्टेंट कितना होगा यहाँ पे 5। अरे आ गया ना। तो मतलब पहला रूल क्या है, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। हाँ, फॉर्मूला से कैसे करोगे भाई, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था, अब नए वाले लोगों ने भी सिर्फ फॉर्मूला तो देखा होगा, वो डिराइव कैसे होता है वो बाद में आप घर पे जाके कर लेना। क्या था फॉर्मूला, क्या था, अंडर रूट ऑफ क्या था, a² + b² + 2ab cos थीटा। अब मुझे तो a और b जब पैरेलल है, थीटा कितना है इन दोनों में 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, cos 0 कितना होता है 1, बचपन में पढ़ा होगा ना, cos 0 कितना है 1, तो कितना हुआ यहाँ पे a² + b² + 2ab। इसका मतलब क्या है, a + b द होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट ऑफ क्या हुआ, a + b द होल स्क्वायर का अंडर रूट, कितना है आंसर। अरे मतलब समझ में आया ना, वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। इससे भी वही है, इससे भी वही है, 2 मेथड देखे थे ना पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब इधर वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अब मुझे बताओ, ये ए वेक्टर है, इसका लेंथ है 2, बी वेक्टर का लेंथ है 3। अब बताओ मुझे रिजल्टेंट कितना होगा, ये 2 है और ये 3 है, रिजल्टेंट कितना होगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा, किसी ने 2 न्यूटन से इधर खींचा, किसी ने 3 न्यूटन से खींचा, कहां पे जाएगा एक पेन, कितने से, मतलब 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम क्या करते थे, सबट्रैक्ट। प्रूफ दिखाओ, प्रूफ कैसे होगा, ए वेक्टर को ड्रॉ करो, ठीक है, ए वेक्टर को ड्रॉ करो पहले। तो ये ए वेक्टर हो गया, लेंथ कितनी है इसकी 2। इसका बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, बी वेक्टर टेल हेड इधर ड्रॉ करोगे क्या, ये तो हेड हो गया, कैसे ड्रॉ करोगे, इधर ड्रॉ करेंगे तो फिर टेल हो, तो कॉन्करेंट हो गया, ये तो जो ड्रॉ किया ऑलरेडी अपन ने। बी को कैसे ड्रॉ करेंगे, अरे समझ में आया ना, इसके ऊपर रखेंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया, टेल हेड, फिर क्या, पहले का टेल दूसरे का हेड, किधर हुआ ये ना, अरे हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसकी टोटल लेंथ 3 थी, इसकी लेंथ 2, तो कितनी बची 1, तो रिजल्टेंट कितना है 1। इन शॉर्ट रिजल्टेंट यहाँ पे कितना आता है 1। आपको याद क्या रखना है, इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वी कैन डायरेक्टली सबट्रैक्ट, ये रूल नंबर 2। इसमें डेरिवेशन इसमें भी चाहिए, तो क्या करोगे भाई, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, अंडर रूट ऑफ क्या a² + b² + क्या 2ab cos कितना, पता है इसके अंदर a और b के अंदर का एंगल कितना है, अरे भाई ये थीटा देखोगे तो कितना आएगा 180। आपको पता है cos 180 कितना होता है,
ये मैंने टेबल पहले क्लास में लिखवा के दिया था, आपको पता नहीं होगा, मैंने पहले क्लास में टेबल cos 180 cos 120 सब कुछ लिखवा के दिया था, बाद में आप देख लेना। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। अब मुझे होता है ये -1 है, ये तो 1 था, तो cos 180 -1 मतलब यहाँ पे क्या है? a² + b² -2ab का मतलब क्या? a माइनस बी द होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या आएगा इसमें? अंडर रूट ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर का अंडर रूट का आंसर कितना है? a माइनस बी। अरे भाई समझ में आया? बट आपको पता है a माइनस बी करोगे तो 2 - 3 कितना आएगा? 2 - 3 कितना आएगा? -1। तो क्या कभी मैग्नीट्यूड माइनस होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? लेंथ ना, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको कभी भी कैसा मॉड डालते हैं। बचपन में आईसीएसई वालों ने तो पढ़ा होगा शायद, कभी भी मॉड डालते हैं। कभी भी कोई भी निगेटिव चीज को भी पॉजिटिव दिखाना है ना, तो क्या डालते हैं? मॉड। तो मॉड ऑफ a माइनस बी ऐसे, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा। तो ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 के लिए मेरे पास छोटा इधर ही जगह बचा है, मैं इधर ही लिख देता हूं। रूल नंबर 3 क्या है? इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जैसे इसकी लेंथ 3 है और इसकी लेंथ 2 है, तो कोई बताओ रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे? बी को क्या करेंगे? शिफ्ट, रिजल्ट को ड्रॉ करेंगे, क्या यूज करेंगे? सीधा पाइथागोरस। तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का रूल क्या है? पाइथागोरस। तो भाई रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है, तो यहां पे बी को मैं पहले क्या करूंगा? शिफ्ट, और ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। ऐसे क्या होगा? रिजल्टेंट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ क्या? 2² + 3² कितना हुआ यहाँ पे? 9 + 4 कितना? अंडर रूट ऑफ 13। अंडर रूट ऑफ 13। बस समझ आया? चलो, तो 3 रूल समझ में आए सबको? कौन से रूल थे? पैरेलल, ऐड, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या कर, जो बड़ा वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन में रिजल्टेंट रहता है, और परपेंडिकुलर होंगे तो पाइथागोरस। ये 3 को यूज करके, और अभी मैं एक और चीज पढ़ाने वाला हूं, ये साथ में लिखना है आपको, अभी मत लिखो, साथ में लिखना है। और एक चीज मैं और पढ़ाने वाला हूं, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। ना, व्हाट इज कंपोनेंट्स? कोई बोला सर कंपोनेंट्स क्या है? आप बोल रहे हो कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कब से? कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स के ब्रैकेट में मैं 2 वर्ड और लिखता हूं, प्रोजेक्शन और रिजोल्यूशन। देखो, ये जो आज का अभी का जो लेक्चर है, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला वर्ड, मतलब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ये आई थिंक मेरा 3rd एंड 4th लेक्चर होगा। तो आज के लेक्चर जैसे खत्म हो जाएगा, अपने 4 लेक्चर स्केलेटर के खत्म होंगे, तो आप पूरे पूरे वीडियो देखो, और 5वां लेक्चर का भी वीडियो देख लो, मतलब आई कैप जे कैप भी, और आई कैप जे कैप के कैप वगैरह दिखेगा आपको सब, वो इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? बट ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होता है? प्रोजेक्शन और व्हाट इज प्रोजेक्शन, रिजोल्यूशन, व्हाट इज कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स क्या होता है? एकदम सिंपल है भाई। कंपोनेंट्स मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, कोई भी एक वेक्टर ड्रॉ किया है, अब ये वेक्टर कोई ना कोई वेक्टर्स का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। मतलब मैंने बोला तो कितने वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो सकता है? वेक्टर है कितने भी ना, 2 3 4। किसी ने बोला सर ये और ये ड्रॉ किया तो ये 2 वेक्टर का रिजल्टेंट है। किसी ने बोला सर ये, तो मुझे तो ये अभी कितने वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो गया? 1 2 3 4 5 6, बराबर ना? तो ये जो 6 के 6 वेक्टर्स है, उनको हम बोलेंगे इस ए वेक्टर का कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? तो मुझे तो वेक्टर के पास कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं वैसे? इनफाइनाइट। सो अ वेक्टर कैन हैव कितने कंपोनेंट्स? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है ना। तो आप लोगों को एक स्टेटमेंट बाद में लिखनी है, वेक्टर कैन हैव कितने कंपोनेंट्स? बट अपने को सबसे फेवरेट ट्रायंगल कौन सा है? अपना एंगल कौन सा है? 90, ठीक है? तो अपने को जो कंपोनेंट काम में आते हैं ना, वो आते जिनके अंदर का एंगल, जैसे मैंने 1 2 कंपोनेंट ड्रॉ किए, अब इन दोनों के अंदर का एंगल क्या है? 90। तो ये 90 वाले कंपोनेंट सबके काम के हैं। और ऐसे लोगों को एक स्पेशल नाम देते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर, इनको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नाम दे देंगे अपन एक। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए। अपने कौन से काम के? 90, क्योंकि उसी के अंदर क्या चलता है? पाइथागोरस। उसी के अंदर क्या चलती है? ट्रिग्नोमेट्री। 90 डिग्री ट्रायंगल ही तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, ठीक है? अब हाउ टू फाइंड कंपोनेंट्स?
ठीक है, यहाँ पे सब लोग देखो, मैं दो डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ए वेक्टर लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसके अंदर इसका लेंथ है 12 और एंगल है 60 डिग्री। चलो अब मुझे एक बताओ, ये वेक्टर जो है ये कुछ बीच में है एक्स एंड वाई एक्सिस के, ठीक है। अब मैंने बोला है कि भाई ये वेक्टर दो और वेक्टर से बना है जिनके अंदर का एंगल 90 डिग्री है, मतलब इनके दो कंपोनेंट्स है। कैसे ड्रॉ करोगे आप? ये वेक्टर बना है ना, तो मुझे दो वेक्टर्स बनाने जिसके अंदर का एंगल कितना है 90, तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? एक इधर ड्रॉ करूंगा और एक बराबर, एक अलोंग एक्स और एक अलोंग, तो जो अलोंग एक्स होगा उसको हम कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे? एक्स कंपोनेंट। एक अलोंग वाई होगा उसको कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे? अब मुझे बताओ, तो एक्स कंपोनेंट मुझे ड्रॉ करना है, चलो मैं इतना ही ड्रॉ करता हूं, और ये वाई क्या सही है? कितना तक ड्रॉ करोगे आप? किधर तक? लेकिन पूरा मतलब किधर तक? इधर तक? किधर तक? नहीं, किधर तक? यहां से एग्जैक्टली क्या ड्रॉ करना पड़ेगा फिर? परपेंडिकुलर ना, मतलब आप क्या करोगे, यहां से ऐसा एक ऐसा दिमाग में, एक ऐसा दिमाग में ड्रॉ नहीं करोगे आप, दिमाग में ऐसे कैसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, और इधर तक ये जो पॉइंट इधर तक इसको हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे ना ऐसे, और ये मेरा क्या हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट। फिर वाई कंपोनेंट क्या होगा? इधर से इधर डायरेक्ट ना। आपको समझ में आया कि नहीं? तो मेरा वाई कंपोनेंट तो इधर से इधर ड्रॉ कर दूंगा, तो ये जो होगा ये मेरा वाई कंपोनेंट होगा। ये कौन सा लॉ बोला मैंने? कौन सा लॉ है? टेल हेड। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। मुझे बताओ, इसी को, ये मेरा एक्स कंपोनेंट हो गया, मेरा वाई कंपोनेंट, इसी को मैंने इधर ड्रॉ किया तो कौन सा लॉ बनेगा फिर? पैरेललोग्राम लॉ। मतलब कोई बोलेगा सर ए वाई इधर नहीं ड्रॉ करता, मैं इधर ड्रॉ करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इधर ड्रॉ कर सकते हो। इधर ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहां से ऐसा क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? ऐसे परपेंडिकुलर ना, और फिर यहां से ऐसे, आपको पता है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम ऐसे 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 दिमाग में, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन या फिर वर्ड्स, ठीक है। चलो वो सब छोड़ो, अब मुझे इसमें बताओ, इसकी लेंथ 12 है, ये एंगल 60 है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी? अरे अभी तो किया था एल थीटा एल साइन थीटा एल, अरे बचपन में, मतलब अभी जस्ट लेक्चर के पहले मैंने यही दिया। तो 12 है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बताओ? 12 क्या? साइन 60। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 12। तो भाई तुमको जो मैंने बताया था पहले, उससे अपने को कंपोनेंट्स निकालने भी आ गया। कंपोनेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं। तो 12 साइन 60 मतलब कितना हुआ यहाँ पे? कितना? 12 इंटू क्या? √3/2 कितना? ये टेबल बचपन में ही पढ़ा है मैंने, उस दिन भी लिखवा के दिया था। 12 cos 60 कितना है? 12 इंटू कितना? हाफ, कितना हुआ? 6। तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 6। इसकी लेंथ, काम तुम्हारा हो गया। और इसको हम कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, और इसको वाई कंपोनेंट। अरे भाई सबको समझ में आया? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं और, ठीक है। एक एग्जांपल, अभी मैंने इस क्वाड्रेंट में एक बी वेक्टर निकाला और जिसका लेंथ निकाला 6√2 और मैंने एंगल बोला 45 डिग्री। एग्जांपल। अब मुझे बताओ, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा, किसी ने बोला अभी मुझे बताओ इसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालो। किसके इधर निकालोगे आप? कोई बोलेगा सर इधर और इधर निकाल सकते हैं, फिर इधर और सेम ही, अब इधर निकालते हैं, इधर निकालते हैं। तो इधर निकालना है तो कितनी लेंथ तक निकालना पड़ेगा? यहां से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन या फिर, हाँ, तो मैं यहां से ऐसा प्रोजेक्शन लूंगा इधर तक, तो इधर तो होगा ना, नहीं तो, हाँ, तो ये जो होगा, अब मेरे को पता है भाई इधर से ऐसा कहीं तो आने वाला है, तो मैं इधर तक ऐसा कर लेता हूँ। ये मेरा कौन सा कंपोनेंट हुआ? कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। और वाई कंपोनेंट फिर इधर से इधर, या फिर मुझे डायरेक्टली अभी मुझे ये नहीं ड्रॉ करना है, डायरेक्ट मुझे कॉन्करेंट ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? किधर से किधर तक? यहां से यहां पे ना, हाँ, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? वाई। मतलब कोई बोलेगा सर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूंगा इधर तक, हाँ, तो ये हो गया मेरा कौन सा कंपोनेंट?
वाई कंपोनेंट। समझ आया? ये हो गया बी एक्स, ये क्या हो गया बी वाई। मतलब यहां पे मेरा ए वेक्टर किससे बना था, ए एक्स प्लस ए वाई, मतलब ए एक्स एंड ए वाई का रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर था। और रिजल्टेंट वेक्टर के दो क्या होंगे, कंपोनेंट्स। तो देखिए रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस बी लिखते थे हम, तो ए प्लस बी आर के क्या हो गए फिर, कंपोनेंट्स पहले। पर अभी अपने को कौन से कंपोनेंट्स काम के, दोनों के एंगल क्या होना चाहिए 90, इसलिए एक्स एंड वाई कंपोनेंट काम किया। अरे भाई समझ में आया? अब मुझे बताओ ये इसमें बी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये 6√2 है। अब याद करो ना, ये क्या था बी एक्स और ये क्या था बी वाई, तो ये बी एक्स और ये क्या था बी वाई। तो बी एक्स की वैल्यू कितनी थी, ये एल है, ये थीटा है, तो ये क्या एल कॉस थीटा, बाजू वाला क्या एल कॉस, तो ये क्या हो गया 6√2 क्या कॉस 45। और इसकी लेंथ कितनी होगी 6√2 कितना। तो अभी कंपोनेंट्स के रूल बना दो, कभी भी एंगल के बाजू वाला क्या होगा हमेशा कॉस, और एंगल के उधर वाला साइन। जैसे देखो एंगल की इस तरफ वाला कॉस, एंगल के इधर वाला साइन। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है एल है थीटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल साइन थीटा, इसको हम एल कॉस थीटा। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, तो अपन ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री बेसिक, सबको समझ में आया क्या। हाँ तो 6√2 cos 45 कितना होगा यहाँ पे फिर 6√2 इंटू 1/√2 कितना 6। अरे √2 कैंसिल तो कितना आएगा 6। इसमें भी कितना आएगा 6√2 इंटू 1/√2 कितना आएगा 6। सबको समझ में आया? अरे भाई सबको समझ में आया कि नहीं? तो कैन यू ड्रॉ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट सबको समझ में आया? ठीक है, तो अभी पहले सबसे पहले अभी मैंने क्या क्या पढ़ा है, मैंने 3 रूल्स पढ़ा है। कौन से रूल्स? If the vectors are parallel we can directly add them। क्यों, रिजल्ट समझ में आया? और ये फॉर्मूला जो डिराइव किया तो उससे भी सेम है, इससे भी सेम है। ये एंटी पैरेलल वी कैन सबट्रैक्ट, परपेंडिकुलर पाइथागोरस। 3 रूल एकदम दिमाग में डालो। और कंपोनेंट्स में वेक्टर कैन हैव कितने कंपोनेंट्स, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। बट अपने कौन से कंपोनेंट्स काम के होते हैं, कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिनके अंदर का एंगल क्या है 90, क्योंकि उसके अंदर क्या चलता है पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब ये हो गया भाई 1260 कंपोनेंट्स हो गए। अब तुम देखो ये जो 2 चीजें मैंने पढ़ी है ना, ये और है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। और ये आ गया तो आपका पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, पूरा मैकेनिक्स, पूरा फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगले साल का सब आराम से सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स कैसे, अभी दोनों को कंबाइन करूंगा मैं, पर पहले इसके पहले लिख दो, ठीक है, फटाफट लिखो इसको। वो आपका सबका क्या करोगे, मतलब इसमें बताओ कैसे करोगे। ये 60 डिग्री है, तो सबसे पहला क्या करोगे, ये पहले क्या करेंगे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप, इसको क्या बोलते हैं हम प्रोजेक्शन है रिजोल्यूशन। तो ये पहले ए वेक्टर हो गया, ऐसे एरो इस तरफ, इधर के लिए ये इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप, एरो किस तरफ ऊपर। एरोज भी लिखना जरूरी है। इसको कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे y, इसको x। तो ये वेक्टर ये अभी जैसे ये मेरा अब ये 10 है, एंगल है, एंगल के बाजू वालों को क्या बोला था अपन ने cos। तो ये चीज क्या हो जाएगा 10 cos 60, और ये क्या हो जाएगा 10 sin 60। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 cos 60 कितना हुआ यहाँ पे 10 इंटू कितना हाफ कितना 5, और 10 sin 60 √3/2 कितना 5√3। अभी तो याद ही हुआ होगा sin 60 cos 60, क्योंकि वही एंगल से ले रहा हूं मैं। 45 भी याद हुआ होगा। ये सबको समझ में, ए एक्स और ए वाई। और ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप, तो क्या मिला, ये क्या मिला बी एक्स। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप, तो ये क्या मिला बी वाई। अरे समझ में आया? हाँ, ये मैं डायरेक्टली कौन सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं कॉन्करेंट, क्योंकि अपने को डायरेक्टली कॉन्करेंट ही काम में आने वाला है। हाँ, ट्रायंगल कैसे होता था फिर बी एक्स एंड बी वाई। अब बी वाई इधर ड्रॉ करके फिर शिफ्ट करके लेके आते ना अपन, उसको 2 बार मेहनत करनी पड़ती, क्यों करना। ठीक है, अब बी एक्स की कितना है वैल्यू इसकी 5√2 कितना cos 45, और ये 5√2
साइन 45 कितना होता है वैसे 5√2 इंटू 1/√2 कितना 5 5√2 इंटू 1/√2 √2 कैंसिल तो कितना 5 और ये भी कितना 5√2 इंटू 1/√2 √2 कैंसिल तो कितना 5। ये सबको आया समझ में नहीं या नहीं है अब तक आया ना। कंपोनेंट्स कैसे निकालना है सबको समझ में आया। अब कंपोनेंट्स और क्या अपने रूल्स उससे सारे क्वेश्चंस कैसे फटाफट हो जाएंगे देखो। ठीक है आगे बढ़ो। ठीक है अब यहां पे देखो अब मेरा पहला क्वेश्चन है। ठीक है मेरा सबसे पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको पहले बताता हूँ। ठीक है पहले मैं क्वेश्चन नहीं इधर ये क्वेश्चन इधर मैं यहाँ पे देख बताता हूँ। ठीक है पहले नॉर्मल बताता हूँ। मैंने सपोज ए वेक्टर दिया लेंथ 2 है एक बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है इसकी लेंथ 5 है और एक सी वेक्टर है 10 है। रिजल्टेंट क्या आएगा इसका हाँ कैसे a प्लस बी प्लस सी तो पहले दो पैरेलल वेक्टर्स को क्या किया ऐड तो 5 + 2 कितना हुआ 7 और ये 7 और ये 10 क्या हुआ सब्ट्रैक्ट तो कितना हुआ 3 तो 10 - 7 कितना 3। तो यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे आएगा मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर तो क्या सीधा हम लोग ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है अरे भाई समझ में आया कि नहीं कुछ था ही नहीं इसमें तो। अरे कौन सा लॉ है a प्लस बी प्लस सी मतलब लॉ कौन सा पॉलीगॉन नहीं कौन सा लॉ पॉलीगॉन। क्या वी आर एडिंग कितने वेक्टर्स दो से ज्यादा वेक्टर्स का लॉ हमेशा क्या बोलेंगे पॉलीगॉन। हाँ उसको a प्लस बी प्लस सी करने गए तो टेल हेड पर अभी अपन वो टेल हेड भी यूज करेंगे। अपन अपने 3 रूल यूज करेंगे कौन से पैरेलल को ऐड एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे सब लोग देखो पहले कुछ लिखो मत यहाँ पे सब देखो। ठीक है अब सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। ये मेरा ए वेक्टर है ये मेरा बी वेक्टर है और यहाँ पे मेरा सी वेक्टर है। इसकी लेंथ 10 है इसकी लेंथ 6 है और इसकी लेंथ 5 है सपोज। अब कोई बोला सर a प्लस बी प्लस सी बताओ तो मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर करना है तो मुझे क्या मिलेगा इससे कौन सा वेक्टर बोलेगा रिजल्टेंट ना। तो एक तरीका क्या था रिजल्टेंट ड्रॉ करने का b को क्या करो शिफ्ट c को क्या करो शिफ्ट और फिर क्या करो बड़ो से ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस सब करना पड़ेगा ना। ये अब सब करने का नहीं अभी डायरेक्टली क्या करने का अपने रूल्स। मुझे तो सबसे पहले कौन से वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं ए बी और सी में सबसे पहले कौन से हो सकते हैं ए एन सी। तो आप a प्लस सी प्लस बी भी लिख सकते हो ना कुछ फर्क पड़ता है क्या। अब इधर a और c को ऐड किया तो ये 10 है और ये 5 है तो कितना बचा 5। तो अब मेरा a और c का काम तो चला गया और बचा कौन सा सिर्फ मतलब ये ना ये 10 और 5 मिलकर कितना बना 5। अरे क्यों अब मुझे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या हुए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर को कैसे निकालते हैं अपन यूजिंग क्या पाइथागोरस। तो अब क्या करते हो अब ये दो वेक्टर्स है ना तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा ये 6 और ये 5 तो रिजल्टेंट इसको ऐसा शिफ्ट करो ना तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा ना कुछ। अरे भाई समझ में आया कि नहीं ये 6 को ऐसे ऐसे किया मैंने तो ये 6 है ये 5 है तो ये कितना हुआ यहाँ पे अंडर ऑफ कितना 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हुआ यहाँ पे कितना हुआ हाँ 50 आपको समझ में आया कि नहीं। अरे 55 नहीं समझ में आया कैसे किया आपने यूजिंग क्या पाइथागोरस पैरेलल एंटी पैरेलल। तुमने इतना दे दिया यार। एक मिनट यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग सुनो। ए
बी, सी और डी। अब मुझे कितने वेक्टर्स को ऐड करना है? 4। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पे ये है 6, ये है 8, ये है 10 और ये है कुछ, ये भी 10 सपोज। अब मुझे बताओ इसको ऐड करना है, पहले सबसे पहले किसको ऐड करोगे? ए और सी को। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 4। तो ये दोनों मिलके ये 4 बना, ये दोनों मिलके ये 10 और 8 2, ये 2 बना। अब ये 4 और 2 दोनों क्या दिख रहे हैं आपको? परपेंडिकुलर। तो क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस। तो रिजल्टेंट आएगा कि नहीं? तो निकालो, इसमें ये निकालो, ये निकालो, तो इसमें रिजल्टेंट निकालो कितना आएगा। ये सबका लिख के हो गया क्या? ये हो गया। कैसे करना है स्टेप समझ में? देखो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? इसमें मुझे बताओ पहले सबसे, देखो मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे सब लोग रुका दो, यहाँ पे देखो पहले इसमें और क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस क्या? c प्लस b प्लस टी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इससे मुझे रिजल्टेंट मिलेगा। अब पहला स्टेप क्या है? a और c ये दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, फिर ये दो वेक्टर को ऐड करेंगे, बराबर। ये दो वेक्टर को ऐड करके कौन सा वेक्टर मिला? कहां पे मिला? 4। अरे भाई समझ में आया? उसको अपन ने नाम लिया जैसे ई वेक्टर। मतलब आप लोग लिखेंगे नहीं, मतलब क्योंकि जेई नीट में कोई देखने वाला है नहीं कौन सा स्टेप्स लिखा है आपने। पहले बचपन में स्टेप्स लिखते हैं ना, स्टेप 1 2 3 4, ये सब नहीं। आपको पता है जेई नीट में जितना आप कचरा लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। 10th में क्या लिखा बता देते? जितना 10th में क्या 11 12 में बोर्ड्स में ऐसा लिखाते, अच्छे से लिखोगे तो ये फर्क है बहुत। इसमें कुछ नहीं देखना है। बट अभी आप क्या करोगे, जब आप रिवीजन करोगे तो समझ में तो आना चाहिए ना। तो आपको ऐसे लिखना है जिससे रिवीजन करके समझ में आए। बट एक्चुअल पेपर में आपको वर्कशीट बहुत छोटी मिलेगी जिसमें आपको क्या करना है? कचरा। जितना स्टेप्स कम उतना अच्छा। ये फर्क है दोनों में, अप्रोचेस में। इसीलिए कुछ लोग होते हैं ना बोर्ड्स में 99% लाते हैं बट जेई नीट क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि दोनों अप्रोच क्या है? पूरा अलग। ठीक है, चलो तो ये हो गया। ये ई मतलब 4, ये 10 और 8 कितना बचा? 2। तो मतलब भाई ये जो इसको अपन एफ वेक्टर नाम दिया सपोज। तो इन शॉर्ट अभी 4 वेक्टर के कितने वेक्टर बनाए मैंने? 2। अब ये 2 बचा। अब मुझे बताओ, अब ये दो वेक्टर जो बचे ये दोनों क्या दिखे? परपेंडिकुलर। मतलब क्या यूज करेंगे अपन? क्यों पाइथागोरस? ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। रिजल्टेंट कहो कैसे करते अपन? एफ को क्या करते अपन? शिफ्ट। तो पहले भाई एफ को मैंने शिफ्ट किया, तो जैसे मैंने एफ को शिफ्ट किया, मुझे पता है कि इसका लेंथ भाई 2 है, तो ये जो होगा ये कौन सा वेक्टर होगा? रिजल्टेंट। और इसकी लेंथ कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ क्या? 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो कितना आएगा आंसर? अंडर रूट ऑफ कितना? 20। सबको समझ में आया? तो मुझे बताओ कहीं पे भी अपन ने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कुछ किया अपन ने, और फिर ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस किया अपन ने? कुछ नहीं। अपन ने डायरेक्ट क्या यूज किया? सीधा रूल्स, पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड पाइथागोरस। अब यहां पे क्या यूज नहीं किया अपने अब तक? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यूज किया है क्या? अब कंपोनेंट्स कैसे यूज करेंगे? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब ये टाइप का क्वेश्चन होने के बाद सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब मैंने 3 वेक्टर्स दिए, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है और तीसरा वेक्टर कुछ ऐसा है। देखो अब यहां पे सब क्या थे? पैरेलल, एंटी पैरेलल थे, एंड क्या थे? परपेंडिकुलर। यहां पे पंगा क्या हुआ? ये सपोज मैंने 10 लिया, 8 लिया और जैसे 5√2 लिया। यहां पे कोई बोल सकते हैं कि पंगा क्या है? कौन सा वेक्टर पंगा दे रहा है? क्यों दे रहा है वो? क्योंकि वो कहां पे? कहीं तो बीच में। अब में से कोई है जो दिमाग लगा सकता है कि ऐसे वेक्टर्स को a प्लस बी प्लस सी मुझे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मुझे देखना है कि आपका दिमाग किसमें, कोई किसी का चलता है क्या? कोई ऐसा हो सकता है, अभी 3 वेक्टर्स को ऐड करना है मुझे। सब लोग सुनो, पहले लिखो मत, पहले देखो, पहले लिखने की घाई गड़बड़ मत करो, पहले मुझे तो दिमाग लगाओ। 3 वेक्टर्स को ऐड करना है और मुझे रिजल्टेंट निकालना है। कोई कुछ ऐसा दिमाग लगा सकता है जिसमें रिजल्टेंट मिले? हाँ, क्या कर सकते हैं?
क्यों बनाने पड़ेंगे? ताकि वो परपेंडिकुलर हो जाए। अब मुझे तो 3 वेक्टर्स को ऐड करना इजी है 4 वेक्टर को। कोई बोलेगा सर 3, पर आपको पता है इसमें क्या है, इसमें तीसरा वेक्टर धोखा दे रहा है। तो वो जो धोखा देने वाला वेक्टर है कौन, सी, उसको मैंने 2 वेक्टर में तोड़ा, मतलब सी को मैंने क्या लिखा, सी एक्स प्लस सी वाई। तो अब मैं कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस सी वाई। अब क्या हुआ, अब जब ये 4 वेक्टर्स कर दिए, ये 4 वेक्टर इजी है क्योंकि सब क्या है, पैरेलल एंटी पैरेलल। मतलब सी वेक्टर को मैंने तोड़ा किसमें, एक इसमें और एक इसमें। अरे भाई इसको मैं क्या बोलूंगा, सी एक्स, इसको मैं क्या बोलूंगा। अब तुमको पता है ना 5√2 45, तो 5√2 क्या, cos 45। अरे अभी किया था अपन ने, 5√2 क्या, cos 45, 5√2 तो डायरेक्टली 5 लिख दूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा ना। किया था ये भी 5 और ये भी, मतलब सी को मैंने तोड़ दिया 5 और 5, मतलब सी का काम खत्म। अब मैं किनको ऐड कर रहा हूं बताओ, 1 2 3 4, बट सारे के सारे क्या है, पैरेलल एंटी। अभी मुझे तो 10 और 5 कितना बचा, 5, इधर 5 और 8 कितना बचा, 3, कहां पे, ऊपर। तो ये 3 ऊपर, 5 इधर, दोनों क्या दिखे, परपेंडिकुलर। तो क्या यूज करेंगे, काम तुम्हारा खत्म हो गया। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, मतलब कैसे किया अपन ने, यूजिंग क्या, कंपोनेंट्स एंड अपने 3 रूल। आपको जिनको ये समझ में आया ना इधर तक, आपको मैं बता रहा हूँ आपका पूरा फिजिक्स समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि सारे फोर्सेस, अभी एबीसी के जगह फोर्सेस, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, यही सब आने वाला है। और फिर लोग ये पढ़ते नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, स्केलर वेक्टर को ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसा 1-2 लेक्चर में खत्म है, कुछ तो ऐसे ही पढ़ा देते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई हमको फिजिक्स नहीं समझते, क्योंकि आपको फिजिक्स का बेस नहीं समझता। देख अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी मैंने फिजिक्स का डेफिनेशन लिखा है, पूरा का पूरा 2 साल ऐसे ही जाने वाला है, कोई इसमें डेफिनेशन ही नहीं है। जेई नीट जैसे फिजिक्स में डेफिनेशन ही नहीं है, जेई और नीट का फिजिक्स इज कंप्लीट मैथ्स। इसलिए मैं आपको बोलता हूं आपका क्या अच्छा होना चाहिए, नीट वालों को अच्छा क्या लगता है, बायोलॉजी, गंदा क्या लगता है, मैथ्स, क्योंकि बोलते हो हमको मैथ्स नहीं आता इसलिए नीट कर रहे हैं। बट तो उनको पता नहीं होता कि नीट वाले डूबते क्यों है। 30 लाख लोगों में से 30 लाख लोग नीट की एग्जाम देते, उसमें बहुत कम क्यों आते, क्योंकि वो लोग मैथ्स नहीं पढ़ते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीट वालों को इनिशियल 3 से 4 महीना भाई मैथ्स पढ़ना है। जेई वालों को तो भाई मैथ्स पढ़ना ही है, जेई वालों की जिंदगी मैथ्स है, क्योंकि फिजिक्स में भी मैथ्स है और मैथ्स में भी मैथ्स है। और ये क्या पढ़ रहे हैं, अभी कोई बोलेगा क्या फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, भाई पूरा मैथ्स है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था, 1-2 महीना होने दो यहाँ पे सही तरीके से। आप आपका 10th का जो साइंस का बुक था ना, उसको उठाओगे ना 2 दिन में खत्म कर दोगे, क्योंकि 10th तक क्या है, 9-10 तक अपना दिमाग बना नहीं रहता, अपन ऐसे ही कर लेते कुछ चीज। यहाँ पे 10th में एक टॉपिक कितने में खत्म होता है अपना, 2 लेक्चर में खत्म ना, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का लेक्चर। इधर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सपोज मैं एक टॉपिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, पता है कितना टाइम लगने वाला है, ऐसे 30 टॉपिक्स है फिजिक्स में। एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को हम 8 लेक्चर लेंगे, कितने घंटे के, 3 घंटे के, मतलब कितना घंटा, 24 घंटा। बट इस तरीके से पढ़ेंगे और वो रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाले आपको, हर एक चीज आप समझते जाओगे, बिल्डअप होते जाएगा, और हर एक का आपको क्यों समझ में आएगा। ओके ऐसा क्यों होता है, हम क्या करते हैं ऐसा होता है रट लिया, नहीं, ये क्यों होता है ये समझ में आए तो आप कभी रटोगे नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी एक काम करो, पहले ये एक क्वेश्चन सब सी एक्स सी वाई मत लिखो, पहले 10, 8 और 5√2 करो, फिर इसके बाद एक और एग्जांपल दूंगा, फिर खत्म करेंगे आप। ओके लिखा आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अभी देखो ना, एबीसी की जगह बाद में ऐसा फोर्स वगैरह आएगा, तो मैंने सपोज बोला एक फोर्स 1 वेक्टर है, फोर्स 2 वेक्टर है, ठीक है, और फोर्स 3 वेक्टर है। एक काम करते पहले, मैं एकदम पहले थोड़ा सा इससे इजी वाला देता हूँ पहले, उसके बाद अच्छा वाला देता हूँ। 2 क्वेश्चन करने फटाफट, ठीक है। ये F1 F2 और F3 वेक्टर, ठीक है। अब
फिजिक्स में कैसे आएगा, ये जो ABC किया था F1 F2 F2 उसमें न्यूटन वगैरह आएगा। जैसे ये सपोज है 10 न्यूटन का फोर्स, ये सपोज है कुछ 8 न्यूटन का फोर्स, ये कुछ है सपोज 6√2 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और लेट्स से एंगल 45 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री दिया है, और बोला है कि भाई बताओ कि अब यहां पे एक सपोज ये पेन रखा था, और बोला ये पेन जो है वो कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, टुवर्ड्स क्या, रिजल्ट। अभी 3 फोर्सेस लगे ना, इधर से किसी ने खींचा, इधर से किसी ने खींचा होगा, इधर से किसी ने खींचा होगा, और बोला है कि भाई अब ये पेन जाएगा कहां पे जाएगा, जहां पे तीनों का क्या हो, रिजल्टेंट फोर्स हो। तो बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में, थर्ड, और कितना होगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स होगा कितना, वो निकालना है। निकालो जरा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकालना है। धोखा कौन दे रहा है इसमें, कौन सा वेक्टर, F3, तो उसके क्या निकालेंगे अपन, कंपोनेंट्स निकालो अपना, करो जरा आंसर निकालो। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ इसमें क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, F3 को क्या करोगे, F1 F2 F3 X एंड F3 Y। अब ये 45 डिग्री है, तो एंगल के बाजू वाला हमेशा क्या होता है, कॉस, और इधर वाला हाँ, तो आप कुछ लोग इधर 45 लिखा है, इधर 45 लिखा है, और फिर ये कॉस और ये साइन, क्योंकि कॉस साइन 45 दोनों क्या होते हैं सेम, तो जो भी है 6√2। तो ये दोनों को अपन ऐसा करेंगे और एक ऐसा करेंगे, तो ये कितना बना 6√2 इंटू 1/√2 6, ये भी कितना बना 6, तो ये तो चला गया ना। अब कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं बताओ, 1 2 3 और 4। अब यहां पे मुझे बताओ ये 10 और 6 मिलके कितना बना 4, एंटी पैरेलल है 4 बना। अब ये दो पैरेलल वेक्टर्स को हमेशा क्या होते हैं ऐड, अब दो पैरेलल वेक्टर ऐड करने कितने हो गए, 6 + 8 कितना 14, तो ये 4 और ये कितना 14। अब ये 4 और 14 क्या दिखा, परपेंडिकुलर, तो क्या यूज करेंगे पाइथागोरस। अरे भाई समझ में आया, और रिजल्टेंट एग्जैक्टली कहां पे होगा रिजल्टेंट, तो 14 को क्या करेंगे शिफ्ट, और रिजल्टेंट को ऐसे ड्रॉ करेंगे, टेल हेड, तो 14 को ऐसे शिफ्ट करेंगे ऐसे, और ये हो गया मेरा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा कुछ ऐसे। अरे भाई समझ में है कि नहीं, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे, √ऑफ कितना, मैग्नीट्यूड को भी हमेशा ऐसे लिखो, कुछ लोग FR वेक्टर करके लिखते नहीं, मैग्नीट्यूड मतलब क्या मॉड, कितना होगा यहाँ पे 4² प्लस 14², कितना होता है वो 212, ये आपको 14 × 14 कितना होता है 196 प्लस 16 आता है ना थोड़ा सा एडिशन में, कितना। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, तो बेसिकली ये जो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, पानी का बॉटल होता है, वो पानी का बॉटल कहाँ पे जाता इस तरफ, और फिर उसका F = MAV में लगाना होता है, तो देखेंगे अपन बाद में, ठीक है। तो ये सबको समझ में आया। सो दिस इज हाउ यू ऐड व्हाट, मोर देन 2 वेक्टर्स, मोर देन 2 मतलब 3 4 5 6 कितने भी ऐड कर सकते हो। जो धोखा दे रहे हैं उनके क्या निकालने होते हैं कंपोनेंट्स, और बाकी फिर पैरेलल एंटी पैरेलल करके ऐड करना होता है, ठीक है। चलो होमवर्क के 4-5 क्वेश्चन दे देता हूं, होमवर्क 4-5 क्वेश्चन देता हूं, फटाफट करके रखने। और भाई जितने भी नए लोग हैं, और कुछ लोगों ने कुछ मिस किए, मैं आपको बता रहा हूं, सब लोग नए हो पुराने हो, स्केलर वेक्टर है ना, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर पूरा टॉपिक आई कैप जे कैप के कैप सब देख लेना, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के 2 लेक्चर वैसे भी बचे, उस बैच में भी, कोरल बैच में, नॉर्मल बैच में भी बचे हुए डॉट एंड क्रॉस, तो वैसे भी वो 2 लेक्चर में लेने ही वाला हो आफ्टर द ब्रेक। तब तक पूरा का पूरा एक बार ये सब देख लो, आइडिया आ जाएगा। अब इजी है ना, तुम तीनों को नहीं, तुम तीनों को देखना पड़ेगा, लेकिन तभी आज का समझ में आ गया होगा। पर तुम अभी लिंक लगने के लिए हो, लेक्चर नंबर 1 और 2 का पूरा वीडियो नोट्स बनाओ, ठीक है। ये फटाफट क्विक 3-4 F1 F2 F3, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन का है, और ये 10 न्यूटन का है। ये एंगल 120 डिग्री है, और ये एंगल भी 120 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 1 ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 1 2 3 4
4 फोर्सेस यहाँ पे लगे, F1 F2 F3 F4। क्वेश्चन समझ में आया? इसमें कितने वेक्टर्स है? जो तो इसमें कितने वेक्टर्स है? 3। बट इसमें क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स किसके लेने पड़ेंगे? F2 का भी और F3 का भी। क्यों? क्योंकि दोनों, इसमें कितने कंपोनेंट लेने पड़ेंगे? किसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा? F3 एंड F4। तो ऐसे कितने भी कर सकता हूं ना मैं, बस आपको क्या करते रहना है, फिर पैरेलल एंटी पैरेलल को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, दोनों का आंसर मुझे निकाल के बताओ कि इसमें रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है।